Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you all are really doing good as far as your trading is concerned. बात करेंगे इस वीडियो में तीन चार चीजों की। एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या स्टैंस रहने वाला है, और ऐसे कौन से तीन स्टॉक्स हैं जिनमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उनमें से एक आईपीओ का स्टॉक भी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। फंडामेंटल्स ठीक लग रहे हैं बट वो थोड़ा देर में, पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक चैनल में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। अगर मैं निफ्टी के इस चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ, निफ्टी ने चैनल से थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है बट नॉट एज मच एज आई वुड लाइक इट टू। मतलब निफ्टी ने अभी भी चैनल से ब्रेकआउट नहीं दिया है, और एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी को, विच इज एट 19,850। ये जगह पे निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली वहीं जाके आप शॉर्ट टाइम फ्रेम देखेंगे, आज निफ्टी ने इस जगह पहुंच के ही वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था, और थोड़ा सा करेक्शन के बाद अपनी क्लोजिंग दी है। तो अदरवाइज इफ आई अंडरस्टैंड, मुझे स्टांस निफ्टी का तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है, बट बैंक निफ्टी जब तक 44,401 के टारगेट्स नहीं क्रॉस करेगी तब तक हमको एक शार्प मूवमेंट नहीं मिलेगा, और आई वुड रादर बी वेरी सेफ। 44,500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस करेगी तब तक हमको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं मिलेगा। तो एनीवे, स्टांस अभी भी आप देखिए पॉजिटिव है। आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, वन डे में देखते हैं, तो प्राइस ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। आज हॉरिजॉन्टल गया है, रेंज बाउंड गया है, बिकॉज आज की जो कैंडल है प्रीवियस डे के हाई को नहीं ब्रेक कर पाई और प्रीवियस डे के लो के आसपास क्लोजिंग दी है, तो मार्केट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है। बट लेट्स सी, अभी एक दो दिन और देखने के बाद क्लियर स्टांस पता लगेगा, बट हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आ जाए फॉर अबाउट अनदर 2-3 डेज। सो बात करते हैं अब हमारे स्टॉक्स कौन कौन से रडार पे हैं, और एक काम और करते हैं। एनीवे, कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी इज ऑलरेडी डन, तो अभी एक्सपायरीज नहीं डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूंगी तीन स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, और एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो जो मैंने आपको नवंबर सीरीज दी थी उसके बारे में, और जो मैंने आपको ब्रेकआउट दिवाली स्टॉक्स रडार पे दिए थे वो। ये रतन पावर है। रतन पावर ने आपको फ्रॉम 8 रुपीज इट हैज स्ट्रेट अवे मूव्ड अप टिल अबाउट 10.15। सुजलॉन 18.8 पे बाय दिया था, अभी भी इट्स जस्ट मूविंग अप। टाटा एलेक्साई 7,500 पे बाय दिया था, आज इसने 8,500 का हाई लगाया, 1,000 पॉइंट्स का मूव दिया स्ट्रेट। जेपी पावर, न्यूजेन, न्यूजेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। क्रिस्टल वहीं घूम रहा है आसपास जहां पे हमारा बाय का लेवल है, बट ये इट्स अ पावरफुल मूव। उसके बाद मैंने आपको टाटा मोटर डीवीआर दिया था, दैट हैज आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। Allsec, I don't think so. I have given anywhere, but Sonata Software I had given. Look at the breakout. JP Associate I have told you, but I have not given because the fundamentals were not very good. TRF is slightly above our buy level. Aster DM is also in the buy range only. PTC अगर अब इसको क्रॉस करना है 161.8 और वहां पे स्टे करना है, अगर वो देगा then further move can be expected. उसके बाद कंट्रोल प्रिंट दिया था, दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट। एरोफ्लेक्स वहीं घूम रहा है जहां पे बाय दिया है। एसजेवीएन भी वहीं पे है जहां पे हमने बाय दिया था, और जहां तक बात है आईआरएफसी की, तो इसको 77 के ऊपर बाय दिया है, अभी भी इसमें बाइंग इनिशिएट नहीं हुई है। तो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, काफी जबरदस्त ब्रेकआउट आप लोगों को मिले हैं और आप लोगों ने काफी पैसा बनाया है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नवंबर सीरीज के स्टॉक्स। नवंबर सीरीज के जो स्टॉक्स दिए थे, हर एक स्टॉक ने आपको शानदार मूव दिया है। दिस वाज परसिस्टेंट सिस्टम, बी सॉफ्ट, पीएनबी, सारे जो आपको बना के दी थी ड्राइंग वही बनी हुई है। यूनाइटेड ब्रूवरीज ने लेवल ही नहीं ब्रेक किया, तो वी आर सेफ। उसके बाद एल्केम, लुक एट द ब्यूटीफुल ब्लास्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। पीएफसी जहां हमने बाय दिया था वहां से लुक एट द ब्रेकआउट। श्रीराम फाइनेंस ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त मूव आया है। सिप्ला, सिप्ला ने भी आपको एक अच्छा खासा मूव दिया है। ट्रेंट ने आपको बहुत जबरदस्त मूव दिया है, and REC Limited ने आपको जबरदस्त मूव दिया। All the stock, every single stock that I've given for November series have given you a beautiful breakout. So इस बात पे एक लाइक तो बनता है,
और एक कमेंट बनता है। आपके दिल में जो आता है आप लिख सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आप चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम आज बात करेंगे 3 स्टॉक्स की जो मेरे रडार पे हैं। फर्स्ट वन इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट। ये पहला स्टॉक है जो मेरे रडार पे है और इसका सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसको हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम में इसने एक ब्रॉडर डबल बॉटम लगाया, है और अगर ये स्टॉक 247 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें आने वाले दिनों में 260, 270, 280, 300 तक के टारगेट आते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। तो ये है GICRE। अगर ये नीचे चला जाता है तो आपका कंपल्सरी एग्जिट रहेगा 200 के आसपास। अगर ये 247 के ऊपर चला जाता है तो आई हैव टोल्ड यू कि टारगेट्स ऑफ 300 कैन बी एक्सपेक्टेड। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी और व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ वाटर मार्क सो दैट यू कैन ऑल इजीली आइडेंटिफाई GICRE, जनरल इंश्योरेंस। एंड ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी तो आई वुड लाइक यू टू चेक इट्स फंडामेंटल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है मैक्स हेल्थ। दिस इज द स्टॉक दैट आई हैव आइडेंटिफाइड। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये मंथली चार्ट है। तो फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, उसके बाद इनसाइड कैंडल है। आज फिर इसमें शानदार डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी समय से हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन चल रहा है एंड 630 के ऊपर आपको एक इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक 500 तक नीचे जाता है आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि जितनी बार इस लेवल पे ये स्टॉक आता है जो कि लेवल है 510 के आसपास का, वहां से ये स्टॉक बाउंस करता है और स्टॉक ने recently it has been making higher lows. Breaking this barrier which is 630, आपको इसमें 650, 660, 680, 700, 750 तक के मूव आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, काफी दिनों से इसमें एक अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं। एक बार क्विकली मैं इसके लिए आपको चेक कर देती हूँ। मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट, राइट। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ की कंपनी है। पी कुछ 60 है, ROC 15%, ROE is about 16%। एंड प्राइस आप देख सकते हैं कंसोलिडेट हो रहा है। कंपनी इज रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, growth of 115 CAGR and debtor days have improved from 38 to 26. कुछ कॉन्स भी है that the stock is trading at 7.45 times its book value. Company has low return on equity and promoter holding has decreased. So that is a little concern. Okay, इसके competitors हैं अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस ग्लोबल, नारायणा, डॉक्टर लाट, एस्टर हेल्थ एक्सेट्रा। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स 2020 सितंबर से लेके जून 2023 तक और सितंबर 2023 तक ऑलमोस्ट लाइक डबल से थोड़ी सी ज्यादा हुई है। Operating profit margins have been consistently growing. Have a look at the operating profit margins. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक लीनियरिटी मिलेगी, मतलब 13, 20, 21, 24, 23, 25, 28, 28, 28, 26, 28। सो लीनियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहे हैं। अगर हम सिंपली नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। इनका सबसे शानदार प्रॉफिट हुआ था 2022 में, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन है बट नेवरदलेस दे हैव बीन ऑलवेज प्रॉफिटेबल। और उसके बाद ईपीएस की बात करें तो एक छोटा सा ईपीएस भी ये लोग इशू करते जनरेट करते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो सेल्स 2017 में थी 1600 करोड़ की और अगर हम बात करें आज तक की तो 5000 करोड़ इस साल में इनकी सेल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज आई टोल्ड यू हैव लीनियरली ग्रोन फ्रॉम 9% से लेके 28% पे ग्रो कर चुके हैं और जो कभी ईपीएस नेगेटिव होता था धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है और प्रॉफिट्स में बहुत शानदार ग्रोथ है। जो 2017 में इनका नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का था वो 2023 मार्च में बढ़ के 1104 करोड़ हो गया। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर बेसिकली 6,874 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। सो दे हैव गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एक इन्होंने क्या किया है, ये कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके चलते इनका नेट कैश फ्लो जो है नेगेटिव हुआ है। और उसके बाद डेटर डेज डेफिनेटली हैव गॉन डाउन एंड प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम हो गई है। और
FIIs की होल्डिंग बहुत इंक्रीज हो गई है, तो ये बात एक नोटिस करने वाली है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% से 23.76% पे आ गई है और FIIs की होल्डिंग 17% से घट के 60% पे आ गई है। और उसके बाद अगर हम DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है लास्ट 2 सालों में, और पब्लिक की होल्डिंग डेफिनेटली वेरी लेस, इट्स अबाउट 4.45। तो जो एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि सितंबर 2022 से लेके और सितंबर 2023 तक इन्होंने धीरे धीरे FIIs ने अपनी होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छे से इंक्रीज किया। तो चार्ट देखने से मुझे ये लगता है कि काफी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है और अब एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट स्टॉक जो मेरा रहेगा मेरे रडार पे, उसका नाम है ATL, ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड, राइट। ये एक IPO स्टॉक है जिसका कि IPO 10 अगस्त को आया था, और इसको अगर हम नोटिस करते हैं तो इसने काफी समय से कंसोलिडेट किया है। नीचे जाते समय प्राइस वाज हमेशा देयर आर लो वॉल्यूम्स एंड लो स्मॉल कैंडल्स, ऊपर जाते समय देयर इज ऑलवेज बिग ब्रेकआउट्स, एंड आज इसने फाइनली अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है। सो दैट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन फॉर मी। एंड जहां मैं इसके फंडामेंटल्स चेक कर रही थी, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे। ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड 1257 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी इज अबाउट 22, ROC इज अबाउट 28 एंड ROE इज अबाउट 55%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी डिसेंट। द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न अबाउट कि जब भी IPO के स्टॉक आते हैं ना, उनके जो फंडामेंटल्स है ना थोड़े पॉलिश्ड होते हैं, मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो थोड़े समय तक प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि हाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है या द कंपनी इज वर्थ इट, देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट। तो अब बात करेंगे कि डेटर डेज एक तो इसमें कम हुआ है, दूसरा देयर इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 531 करोड़। मतलब जितनी इनकी मार्केट कैप है ऑलमोस्ट उतनी ही इनके पास उसकी हाफ से थोड़ी कम इनके पास कंटिजेंट लायबिलिटी है। अब इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है BSE, CDSL, MCX, कैम सर्विसेज, इंडियन एनर्जी सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर सेल्स की बात करें 2022 से इनकी सेल्स में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, बट देयर हैज बीन स्टेडी सेल्स दैट आर हैपनिंग। मतलब 169 करोड़ से जस्ट बढ़ के 185 करोड़ हुई है, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और जहां तक हम बात करते हैं, इनके प्रॉफिट्स थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, मतलब पहले जो 40-42 करोड़ होते थे अब घट के 32 करोड़ पे आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी थोड़े से स्टैग्नेंट ही हैं, EPS छोटा छोटा सा आया है। और सेल्स जो है अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि 128 करोड़ थी मार्च 2022 में, और मार्च 2023 में ये बढ़ के 706 करोड़ हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, 11% से 20% पे आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, तो जो 4 करोड़ था 2022 में, 2023 में 59 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 12-13%, 14% के करीब इंप्रूवमेंट हुआ है, 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स 397 करोड़ पे हैं और रिजर्व्स आर लो 165। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, बिकॉज ऑलवेज डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी 1:2, बट ये थोड़ा सा कंपेरेबल है, लाइक डेट थोड़ा ज्यादा है और रिजर्व्स थोड़े से कम है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू दिखता है। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेफिनेटली इट हैज गॉन अप एंड प्रॉफिट्स हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। और आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि इनके 9 करोड़ इनफ्लो नेट कैश फ्लो था 2022 में, और 2023 में वही थोड़ा सा कम है, बिकॉज इन्होंने कुछ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहीं पे कुछ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने कुछ पैसा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिया है, मे बी टू पे अप द लोन्स और एटसेट्रा। डेटर डेज हैव गॉन डाउन एंड FIIs की, इसमें अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट लाइक 70%, FIIs की होल्डिंग 8% है और DIs की होल्डिंग 2% के आसपास है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है 20% के आसपास है। तो ये जो स्टॉक है ATL, विच इज ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड, अगर इसको थोड़ा सा एक बार इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली All Cargo Terminal operates container freight station (CFS) and inland container depots
across the country, offering one of the India's widest CFS networks. इनके business profile में the company operates 7 CFS and ICD facilities in India, of which 4 are fully owned and 3 are through subsidiaries and joint ventures. These facilitate handling of import and export of cargo. अगर इनके geographical presence की बात करें तो CFS ICD facilities strategically located close to the port of Mumbai, Mundra, Kolkata, Chennai, and Dadri and Tatopani at different places in Nepal as well. Market share: the company operates the widest and the largest container freight station operator in India with 13% market share and an installed capacity of 8 lakh TEUs. अब इनकी CFS facilities जो है GNPT नवी मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता, मुंद्रा, दादरी, तातोपानी एक्सेट्रा. उसके बाद द न्यू लैंड कंटेनर डेपो जो है इन्होंने खोला है झज्जर, हरियाणा में. अगर इनकी बात करें कि वैल्यू एडेड सर्विसेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, CFS and ICDs are also offer services like customers inspection, clearance, stuffing, destuffing, weight management and storage, etc. Now the CFS and ICD business of All Cargo Logistics was demerged and listed as All Cargo Terminals. इनकी जो warehouse facilities हैं वो spread over 81,800 square meter, including bonded warehouses of 14,900. So इनका broadly जो business है वो इनका confine करता है at the as container freight stations and inland container depots, and they have about 13% market share. So उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है. इट्स नॉट वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा लोग इस स्पेस में एंटर नहीं कर सकते. और जहां तक प्राइस की बात है, प्राइस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, धीरे धीरे ऊपर प्राइस शिफ्ट होता चला गया. एंड आज फाइनली, आई हैव बीन वाचिंग दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आज इसमें एक ब्रेकआउट आया है. एंड उसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो, कंपनी क्या काम करती है और क्या उसकी प्रेजेंस है, क्या उसका, इज इट अ मोनोपोली कंपनी, इज इट अ डुओपोली कंपनी, और इज इट अ कंपटीशन कितना है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि अगर आप कोई अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करिए और पता करिए कि एवरीबडी विल हैव सम पॉइंट और द अदर टू शेयर. तो उससे क्या होगा, आप लोगों का कन्विक्शन अपने इन्वेस्टमेंट पे बेटर होगा. सो मुझे ये 3 स्टॉक्स अच्छे लगे हैं इन्वेस्टमेंट के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपकमिंग ब्रेकआउट. पहला स्टॉक है ATL, उसके बाद दूसरा है GICRE, तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया है वो है मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस. राइट, ये मेरा तीसरा स्टॉक है. इन तीनों स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं आप फॉर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट. हो सकता है कुछ दिनों में जब निफ्टी बैंक निफ्टी स्टेबल हो जाए तो आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है. बैंक निफ्टी के लिए 44,500 के लेवल्स का वेट करिएगा. And all the best, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. 9 to 10 we do it with our members, and 10 to 11 with you all guys, and where we come up with beautiful trades. So with this I'll be signing off, and I would be interested in hearing from you. आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हो इन तीनों स्टॉक्स के बारे में, या जो मेरी रिसर्च है उसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करिए. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.